हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके साथ भी हमने क्या डिस्कस किया था, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पोजीशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक मोमेंटम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली क्या होता है मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम देखो होता क्या है, जब हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो उस पोजीशन में जो उसका मास होता है ना, जो मास का वर्क होता है, उसकी वेलोसिटी, उस चीज को हम उसका मोमेंटम बोलते हैं। तो एक्चुअल में मोमेंटम है क्या? मास इन मोशन। मोमेंटम इज नोन एज द मास इन मोशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी ऑब्जेक्ट होती है, उसकी इनर्शिया वर्क करती है ना, इसी तरह से उसका मोमेंटम वर्क करता है। मोमेंटम की वजह से हमें पता चलेगा कि उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें उस पर कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, किस तरह से उसकी स्टेट चेंज होगी। तो पहले हम डिटेल से मोमेंटम को पढ़ते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द मास इन मोशन। इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। जब हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो उसके मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन को हम उसका मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अब हमने समझ लिया है डेफिनेशन से मोमेंटम क्या है, मास इन मोशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट एक्चुअल में मोमेंटम है क्या? मोमेंटम एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो ये हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। मीन्स स्ट्रेंथ यानी जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उसके आपको मोशन को चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो वो ये बता रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा इसके मोशन की स्ट्रेंथ है। जितनी ज़्यादा उसके मोशन की स्ट्रेंथ होगी आपको उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, और जितनी कम उसकी स्ट्रेंथ होगी उसके मोशन की उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल मोमेंटम क्या है? हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मोशन। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, या फिर एक हाई स्पीड कार जा रही है, ठीक है। तो जब वो हाई स्पीड से जा रही है, आपको पता है उसकी स्टेट, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, आपको उसका मोशन कम करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसे रेस्ट में लाने के लिए आपको उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही करना होगा। ये बात तो सिंपल है। अब देखो उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा आपको कितना ज़्यादा उस पर मोशन अप्लाई फोर्स अप्लाई करना होगा, यानी आपको उसको कितना डी एक्सीलरेट करना होगा। हमें पता है ना, जब हमें अपनी कार की स्पीड को चेंज करना होता है तो हम उसका एक्सीलरेशन दबाते हैं, नहीं दबाते हैं, यानी उसको एक्सीलरेट और डी एक्सीलरेट करते हैं। और ये चीज़ आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको सब आता है। आप पूरा वीडियो फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर देख सकते हैं, जहाँ मेरा ये अलग से चैनल है जहाँ मैं आपको फिजिक्स पूरा पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन वहाँ पूरा पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, यहाँ मैं आपको एक्सीलरेशन डिस्कस नहीं करूँगी। तो सिंपल बात है, अगर कार की स्पीड कुछ है, सपोज v है, और आपको उसको चेंज करना है तो उस पर आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। अब जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी आपको उतना ही ज़्यादा उसको डी एक्सीलरेट करना होगा, तो यानी उस पर उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो या हमने क्या देखा, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? P इज इक्वल्स टू mv मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ओके, सो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? बताओ बताओ, आती है आपको निकालनी? आप सीख चुके हैं। किलोग्राम की क्या होती है? m, डिस्टेंस l, सेकंड टाइम, टाइम की क्या होगी? t-1। t-1 क्यों? क्योंकि अपॉन में t था तो ऊपर जाके -1। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू ml t-1। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ गया? मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? देखो मोमेंटम क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, या तो वो स्पीड को इंक्रीजिंग में ले जा रहा है, डिक्रीजिंग में। मोमेंटम में मोस्टली क्या है? मास इन मोशन है, तो यानी उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या काम कर रहा है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यानी कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट कंटेन्स बोथ मास एंड द इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, देखो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक ओवरलोडेड ट्रक है, ठीक है,
एक ट्रक है, एक बार वो खाली जा रहा है, एक बार वो ओवरलोड जा रहा है, तो आपको ना मोमेंटम समझना है उसका कि किस तरह से उसका मोमेंटम वर्क करता है। ठीक है, सपोज इनिशियली हमारे पास ये ट्रक है, ठीक है, इसका जो मास है वो m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। अभी कुछ देर बाद, या फिर हम कह सकते हैं सेम इतने ही मास का एक और ट्रक आ जाता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी v है, दोनों ट्रक सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, इसका जो मास है ना वो फर्स्ट ट्रक से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ओवरलोडेड है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं इसका मास कितना हो जाता है m डैश, एंड m डैश इज ग्रेटर देन m। ठीक है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा आपको पता है। आप एक बात कॉमन सेंस से सोच के बताइएगा, ये दोनों जा रहे हैं, एक ट्रक खाली जा रहा है और एक ट्रक भरा हुआ जा रहा है, तो आप मुझे ये बताओ आपको किसको केयरफुली रोकना होगा, किसे रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा होगा। सिंपल बात है, इस ट्रक को रोकने के लिए, ये आपको लॉजिकल सी बात अपनी डेली लाइफ में पता है। ठीक है, अब हम इसमें फिजिक्स अप्लाई करेंगे अपनी। तो m डैश इसका मास है, m डैश इज ग्रेटर देन m। हमने क्या पढ़ा है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। सो p डैश इज इक्वल्स टू m डैश v, और इसके लिए p हो जाएगा mv। सिंस m डैश ग्रेटर देन m, सो p डैश इज ग्रेटर देन p, यानी कि सेकंड ट्रक का जो मोमेंटम होगा वो फर्स्ट ट्रक से ज्यादा होगा। तो जब इसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो सिंपल बात है, हमें इसे रोकने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको हैवी लोडेड ट्रक को आप स्लो स्पीड में क्यों लेके जाते हैं? क्यों? क्योंकि अगर मास इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ क्या हो रहा है, मोमेंटम बैलेंस हो जाता है, हर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अगर आप मास इंक्रीज करोगे तो आपको वेलोसिटी डिक्रीज करनी होगी, इसीलिए जो ओवरलोडेड ट्रक होते हैं उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है, और फिर भी उन्हें आप काफ़ी दूर से धीरे 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 रोकना स्टार्ट कर देते हैं। हम धीरे धीरे उसको एक्सटर्नल फोर्स देना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे डी एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे हो उसको वहाँ अचानक से हम उसे डीएक्सीलेट ना करना पड़े, अचानक उसे फोर्स ना देना पड़े। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, वो हाई स्पीड से आ रहा है कोई ट्रक, अगर हम उसको अचानक ऐसे रोकते हैं तो वो गिर भी सकता है, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी कम होने पर क्या हुआ, उसका मास क्योंकि हाई है तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये खाली ट्रक है तो ये वेलोसिटी v के साथ आराम से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये तो था अगर आपका मास ज्यादा है तो आप किस तरह से मोमेंटम किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है अगर स्पीड ज्यादा हो। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कार है, ठीक है, वी हैव अ कार, वो वेलोसिटी v के साथ जा रही है, उसका मास है m। सपोज एक और कार आती है, उसका भी सेम ही मास है m, बट उसकी वेलोसिटी चेंज है। लेट u इज ग्रेटर देन v। सेकंड कार की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट कार से ज्यादा है, ज्यादा स्पीड से ये जा रही है। तो आप बताओ किसको आपको डीएक्सीलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, किसको रोकने के लिए आपको ज्यादा एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करना होगा? जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ये आपको पता है ना, क्यों? क्योंकि p इज इक्वल्स टू एम यू है यहाँ, और यहाँ पे p हो गया एम वी। हमें पता है u इज ग्रेटर देन v, तो p डैश इज ग्रेटर देन p हो जाएगा, इसका मोमेंटम इससे ज्यादा हो गया है। तो सेम यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी हमारा, जब भी हाई स्पीड से आ रही है तो आपको इसे एकदम अचानक कट पे जब जाएंगे और आपको इसको रोकना होगा, डायरेक्शन चेंज करनी होगी, तो आपको इसको बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, बहुत तेज ब्रेक लगाने होंगे, आपको डीएक्सीलरेट करना होगा इसको। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आ गया। तो अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या कम होना चाहिए, आपका मास। ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्यों चल पाया, ये कार हाई स्पीड में क्यों चल पाई, क्योंकि हमें पता है ट्रक के कंपैरिजन में कार की जो वेट होता है, मास होता है, वो कम होता है, तो इसलिए कार हाई स्पीड पर चल पाती है। ठीक है, वहीं अगर वो ट्रक है ओवरलोडेड तो उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि हमें पता है उसका मास कार के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे स्पीड कम होगी, लेकिन क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मास कम करना होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है। और अगर आप वेलोसिटी कम ले रहे हैं तो वो कंडीशन कौन सी होगी, हो सकता है आपका मास ज़्यादा हो तो आपको वेलोसिटी को
डिक्रीज करना होगा। मतलब यहाँ से हम सिंपल समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में समझने वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह से मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम सिंपल एक चीज समझे हैं, हमें मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मास कम होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसी की वेलोसिटी को हाई किया जा सकता है। या फिर अगर किसी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ गया है, वो ओवरलोडेड हो गया है, जैसे हमारा ट्रक, तो उस कंडीशन में हमें उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी को कम रखना पड़ेगा ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। क्लियर है? अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, क्योंकि हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन फाइंड आउट करना। तो देखो P जो होता है वो mv के इक्वल होता है। हमें क्या पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई करना ही करना होगा। बिना फोर्स अप्लाई किए आप उसका मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते जब तक उसका फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ मास और वेलोसिटी दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, बट जो हम अपनी स्टडी कर रहे हैं ना, वो हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टडी करेंगे जिनका मास कांस्टेंट होगा। किस ऑब्जेक्ट के लिए? जिनका मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब मास कांस्टेंट होगा तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी dv अपॉन dt, ठीक है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन ये होगा मुझसे कि आपने मास को क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया, जबकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो आपको मास डिक्रीज करना होगा, और मास अगर हमारा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम मास को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं? देखो बेटा, यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल में जो हम रेगुलर लाइफ में जो स्टडी कर रहे हैं ना, ये रोड पे जो भी हमारी चीजें चलती है, ट्रक, कार, बस, साइकिल वगैरह, उसमें क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एक्चुअल में ये बोलता है कि आप जिनकी भी स्टडी कर रहे हो, आपका यहाँ पे मास मेजर होना चाहिए। यानी कि एक कार जा रही है तो आप उसका मास मेजर कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी के साथ, बट अगर कॉन्सेप्ट इस तरह से आ जाए, कुछ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हाई हो जाए कि वहां पर उसकी वेलोसिटी के साथ मास को मेजर करना इम्पॉसिबल हो। ट्रक है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अगर वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो क्या उसकी मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप मुझे बताओ, नहीं पड़ेगा ना। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी उसका मास मेजर करोगे तो वही रहेगा, 200 पे भी वही रहेगा, इनफैक्टली 500 पे भी वही रहेगा, ठीक है। कार के लिए भी आप स्लो स्पीड में जा रहे हो तो आप फील कर सकते हो, अगर आप कार में हो वो वही है, अगर थोड़ी तेज हुई तो भी वही रहेगा। मास चेंज होने का मतलब है कि अगर ओवर स्पीड हो गई है बहुत ज़्यादा तो आपको फील होगी हल्की है कार, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ क्या रहता है, मास कांस्टेंट। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करता है ना मास चेंज का, वो हमारे मोस्टली रॉकेट फिनोमिनाज में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रॉकेट की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि उसका जो मास होता है ना, वो उस टाइम पे, उसके चलने के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, अपना dp अपॉन dt जो होता है वो हो जाता है mdv अपॉन dt प्लस mdm अपॉन dt इंटू v। ओके, ये हो जाता है। ये आप रॉकेट के फिनोमिना पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ हम ये मान के पढ़ रहे हैं कि जो हमारा मास है वो कांस्टेंट है, स्पीड चेंज होने पर, वेलोसिटी चेंज होने पर मास हमारा चेंज नहीं हो रहा है। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि हम जो हमारी डेली लाइफ में रोज जो हो रहा है, जो कार जा रही है रोड पे, हम उसको देख सकते हैं आसानी से, उसका मास मेजर हो सकता है, उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ेगा वो नेग्लिजिबल होता है, उसके हम कोई मानते नहीं है कि चेंज हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, मास को कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो dv अपॉन dt क्या होता है, हमें पता है क्या होता है dv अपॉन dt, एक्सीलरेशन m इंटू a, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आया है यहाँ से, dp अपॉन dt इज इक्वल टू m में क्या होता है हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सो वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। यानी कि आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसका मोमेंटम उतनी ही स्पीड से चेंज होगा, ठीक है, उतनी ही जल्दी उसका मोमेंटम उतनी ही स्पीड से चेंज हो जाएगा।
आपकी कार हाई स्पीड से जा रही है, जब आप ट्रक का एग्जांपल ले रहे थे आपने क्या कहा था, हमें उसको धीरे धीरे स्लो करना होगा, उसका मोमेंटम धीरे धीरे, तो हम क्या कर रहे थे वहाँ फोर्स धीरे धीरे अप्लाई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना वो डिक्रीज हो गया, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट अगर आप हाई फोर्स अप्लाई कर देंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे, तो मोमेंटम क्या होगा, रैंडमली स्पीड से ही चेंज होगा ना मोमेंटम भी, तो जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज होगा। इफ F इज इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0, मीन्स p इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, P क्या होता है, कॉन्स्टेंट। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, देखो यहाँ अप्लाइड फोर्स का मतलब ये है जो उसका ओवरऑल फोर्स उस पर वर्क कर रहा है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरह का ओवरऑल फोर्स जो होता है ना वो अनबैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जितना उसका इंटरनल फोर्स अप्लाई वर्क कर रहा है उतना ही आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो ओवरऑल फोर्स 0 हो गया, नहीं, ओवरऑल फोर्स जो होना चाहिए ना उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमारा मोमेंटम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए, उस पर टोटल जो ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहा है, जिससे ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर पा रही है फोर्स को, वो कितना होना चाहिए, F के इक्वल, और जितना वो ज्यादा होगा उतना ही मोमेंटम में चेंज होगा, उतनी ही जल्दी। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। समझे आप, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, टोटल फोर्स उस पर 0 हो गया, तो P क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी उसका मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा। तो अगर हमारी कार v वेलोसिटी के साथ जा रही है तो वो v वेलोसिटी के साथ ही जाती रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कब तक, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। इज दैट क्लियर, समझ आ गया आपको मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो यहाँ से हम एक और फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप मास को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना, उसके लिए यहाँ आपने क्या देखा, ma इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के क्या आता है, इफ द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। हम मोस्टली जो स्टडी करेंगे अपनी वो कांस्टेंट मास के लिए ही करेंगे, हम यही मानते हैं कि मास जो है हमारा कांस्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे जाते हैं और वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स के अंदर जाएंगे, तो वहाँ आपका मास चेंज होगा। जो हम मेनली क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे वो हम बड़ी ऑब्जेक्ट्स के लिए ही पढ़ेंगे और मास कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स उसके मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सीलरेशन उतना ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, द अप्लाइड फोर्स एट एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द multiplication of the object's mass and the acceleration. Is that clear? I hope you understand very well. अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक और कॉन्सेप्ट के बारे में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, पहले हम थोड़ा फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स उसके मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। जितनी स्पीड से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है यानी उतना ही ज़्यादा आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमें ये बताता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वो फोर्स वर्क करता है तो जिस ऑब्जेक्ट पर वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है वो ऑब्जेक्ट किस तरह से रिएक्ट करती है, ठीक है। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, हमें पता है वो स्टेट तो चेंज कर रही है, लेकिन वो रिएक्ट उस एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कर रही है, ये हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, सपोज मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से पुश करते हैं, तो क्या होता है जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो ये भी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स देता है। तो देखो जैसे मैंने इसको इस तरह से पुश किया तो क्या होगा, मेरे हाथ को प्रेशर फील होगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रही हूँ ना इतना ही ये मेरे हाथ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक्शन रिएक्शन
लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस लॉ की ही वजह से हमारा अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है? देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है दो ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर एफ ए बी फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ऑब्जेक्ट बी क्या करेगी, इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ बी ए फोर्स अप्लाई करेगी, जो इसके इक्वल होगा बट ऑपोजिट होगा। सो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। अब लाइफ के एग्जिस्टेंस का क्या रिलेशन है? देखो, मैंने इस बोर्ड को इस तरह से पुश किया, ठीक है, इस तरह से दबाया। जब मैंने इसको दबाया अंदर की तरफ, तो क्या हुआ, मेरे हाथ में इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो इस बोर्ड ने भी मेरे हाथ पर ऑपोजिट फोर्स अप्लाई किया, यानी मैं इसको अंदर दबाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको इस तरह से पुल कर रही हूँ और ये मुझे बाहर की तरफ धकेल रहा है, पुश कर रहा है। अगर ऐसा ना होता, ये ऑपोजिट फोर्स ना होता, तो पता है क्या होता, मेरा हाथ इसमें ऐसे अंदर चला जाता, ठीक है, इसमें पूरी तरह से पेनिट्रेट हो जाता। सो इसलिए ये हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अर्थ पर चलते हैं, ग्राउंड पर, जैसे ही आप ग्राउंड पर अपना पैर रखते हैं, अपना फुट, तो क्या होता है, अर्थ जो होती है ना, ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स देती है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता है, जैसे ही हम ग्राउंड पर पैर रखते, तो हमारा जो पैर था वो पूरी तरह से अर्थ में नीचे ग्राउंड में पेनिट्रेट हो जाता और हमारा चलना इम्पॉसिबल था। तो समझ आ गया आपको क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।